नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। पिछले 24 घंटों में बॉलीवुड को ड्रग्स वाली बदनामी के 2 झटके लगे। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रेडार पर हैं। आज आपको बताएंगे कि ड्रग्स वाली बदनामी के दलदल में कैसे छपाक से गिरी दीपिका पादुकोण और अब आगे क्या होगा। क्या दीपिका अपनी 2017 की चैट की वजह से गिरफ्तार हो जाएंगी? दिया मिर्जा का क्या होगा? अभी और कौन कौन से बड़े सितारों के नाम सामने आ सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि दीपिका की कोको पार्टी का सच क्या है। हमारे पास कई चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। इस पूरे खुलासे में एक बड़ा फैक्टर है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जिन नामों का खुलासा हुआ है उनमें से बहुत से नाम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है या बॉलीवुड की ड्रग सप्लायर कंपनी है। अगर इस एंगल की जांच गहराई से हुई तो शायद ये भी पता चल जाएगा कि बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट का गॉडफादर कौन है। दीपिका की जो ड्रग चैट सामने आई है, हमने एक्सपर्ट्स की मदद से उसका कानूनी विश्लेषण किया। इससे आपको पता चलेगा कि आगे दीपिका गिरफ्तार हो सकती है या नहीं। इस मामले में दीपिका फंसी है तो कितनी गहरी फंसी है। और आज विपक्ष के निलंबित सांसदों को चाय पिलाने वाली गांधीगिरी का भी विश्लेषण करेंगे। कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चल रही हाथापाई वाले युद्ध में गांधीगिरी की एंट्री हो गई है। राज्यसभा में हर शर्मनाक हंगामे का दृश्य परिवर्तन हुआ है। आज आपको देखना चाहिए कि हाथापाई और धरने के जवाब में गांधीगिरी और उपवास का राजनीतिक इफेक्ट क्या होता है। दीपिका पादुकोण की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन है। वो एक फिल्म करने के 15 करोड़ रुपए लेती हैं। बड़े बड़े स्टार्स को इतने पैसे नहीं मिलते। ब्रांड वैल्यू में वो शाहरुख खान, सलमान खान से आगे हैं। लेकिन दीपिका की इस चमक पर बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है। ड्रग्स गैंग की जांच में दीपिका पादुकोण का नाम खुलकर सामने आ गया है। उन्हें एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी। उनकी मैनेजर से पूछताछ होगी। इस मैनेजर से दीपिका हैश नाम का नशा मांग रही थी। इन दोनों की 3 साल पुरानी चैट इसका सबूत है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था। दीपिका जैसी स्टार्स को करोड़ों युवा रोल मॉडल मानते हैं। 23 से ज्यादा ब्रांड वो एंडोर्स करती हैं। उनकी एक एक बात का असर होता है। वो क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, इसे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन किसे पता था कि दीपिका का भी ड्रग्स कनेक्शन निकल आएगा। लोगों के मन में अब बड़े सवाल उठ गए हैं। अगर दीपिका का नाम आ गया तो और कितने स्टार्स ड्रग्स के इस दलदल में हैं। 24 घंटे हो गए हैं। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और चुप हैं। उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। दीपिका पादुकोण के बारे में कहना ही क्या, कोई जोड़ नहीं है। नंबर 1 हीरोइन, करोड़ों फैंस, करोड़ों के लिए रोल मॉडल, करोड़ों की कमाई, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू। यकीन करना मुश्किल है, दीपिका का एक और चेहरा भी है। दीपिका के चाहने वालों के दिल टूटे होंगे। दीपिका को मानने वालों के दिल टूटे होंगे। कईयों ने तो अब भी यकीन नहीं किया होगा, लेकिन ड्रग चैट अब पूरी दुनिया के सामने है। दीपिका का ड्रग डायलॉग सबकी जुबान पर है। अब दीपिका किसी और डायलॉग के लिए नहीं जानी जाती। लोग अब यही कहकर ताने दे रहे हैं, माल है क्या। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। ये डायलॉग दीपिका से अब जुड़ गया है। हर जगह इसी पर चर्चा है। मैनेजर करिश्मा प्रकाश से दीपिका की चैट फिर आपको दिखाते हैं। ये पूरी चैट आप भी देख लीजिए और पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग में दीपिका का नाम चौंकाने वाला है। उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। करोड़ों लड़कियां उनके जैसा बनना चाहती हैं। उन्हें रोल मॉडल माना जाता है। यू नो, मेंटल हेल्थ इज सच अ थिंग दैट कि आप उसके बारे में आप भूल नहीं सकते, स्पेशली आफ्टर गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। रोज मुझे मेरे मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब मैं उठती हूँ सुबह में, द फर्स्ट थिंग आई हैव टू थिंक अबाउट इज हाउ एम आई फीलिंग। और लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाइयाँ लेना या एक्सरसाइज करना या टाइम पे सोना या
I think all of these things, it has to become a part of my lifestyle. So ever since 2014, there's not a single day where I wake up and I don't think about my mind and how I'm feeling. तो एक constantly उस चीज को maintain रखना या उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। डिप्रेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई को दुनिया मानती है, लेकिन जब से ड्रग्स की बात सामने आई है, लोग कहने लगे कि डिप्रेशन की वजह ड्रग्स की लत थी। कंगना ने भी यही कहा है। मैंने खास तौर पर दीपिका की मानसिक अस्वस्थता की बात की थी। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो अपने दिमाग के साथ नहीं उलझते और ना ही ड्रग्स लेते हैं। मैंने उस केस को उदाहरण के तौर पर पेश किया और दीपिका का नाम लिया, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिखावा करेंगे जैसे कुछ नहीं समझते। दरअसल साल 2014 को दीपिका को अपने डिप्रेशन के बारे में पता चला था। जी हाँ, उस दौरान दीपिका अवसाद से ग्रस्त थीं। ये चीजें धीरे धीरे दीपिका को परेशान करने लगी थी। इससे छुटकारा पाने के लिए दीपिका को एक प्रोफेशनल की जरूरत थी। सूत्रों की माने तो इसी दौरान क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से उनका संपर्क हुआ। दीपिका पादुकोण करिश्मा से अपने डिप्रेशन के बारे में बताती रहीं और इसी दौरान कब वो ड्रग्स का शिकार हो गईं, उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला। दीपिका से एनसीबी अब पूछताछ करेगी। उनकी मैनेजर से पूछताछ होगी। उनकी ड्रग चैट के बारे में सवाल किए जाएंगे। दीपिका का कोई जवाब अब तक नहीं आया है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। दीपिका चुप है, लेकिन लोग बोल रहे हैं। कुछ नए नए नाम आए थे जो इसमें लिप्त थे और फिर ड्रग पेडलर से उनकी साठगांठ का समझ में आया। उसमें दीपिका पादुकोण का नाम आना निश्चित रूप से हम सभी को अचंभित कर गया, क्योंकि हम भी 15 साल से उस इंडस्ट्री में हैं। हमने कभी नहीं इस तरह की पार्टियों का हमें कुछ पता ही नहीं चला। ये कुछ लोगों का नाम आना और स्पेशली दीपिका पादुकोण का नाम आना एक भयानक अचंभा है और अब न जाने कितने सवाल इससे निकल गए हैं। लोग तो अब यही सोचेंगे कि अगर दीपिका जैसी बड़ी स्टार का ड्रग्स में नाम आ रहा है तो ऐसे कितने स्टार्स और होंगे। पूरा बॉलीवुड क्या ड्रग्स के नशे में ही झूमता है। मुंबई से अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज दीपिका पादुकोण की एक पार्टी की पुरानी तस्वीरें भी आई। जिस जगह पर यह पार्टी हुई थी उसका जिक्र दीपिका की ड्रग्स चैट में हुआ था। इसी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह ड्रग पार्टी थी। हैरानी की बात यह है कि दीपिका कुछ नहीं बोल रही है। उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया है, लेकिन न बोलने से कोई बचेगा नहीं। बॉलीवुड में नशे की जांच में नए नाम लगातार आ रहे हैं। कल दीपिका पादुकोण का नाम आया था, नम्रता शिरोडकर का नाम आया था, आज दिया मिर्जा का नाम भी आया। बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत बड़ा सिंडिकेट दिख रहा है। इस वीडियो के पहले फ्रेम में ही दीपिका पादुकोण दिखती हैं। इस वीडियो में दिख रहे फिल्मी स्टार्स को लोग नशे में डूबा बता रहे हैं। इस वीडियो का हवाला देकर बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की जांच की मांग 1 साल से हो रही है, लेकिन जांच हुई जब सुशांत और रिया का मामला आया। अब जांच गहराई से हो रही है तो बॉलीवुड के ड्रग्स वाले सीक्रेट बाहर आ रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स का नाम आ गया है। दीपिका पादुकोण का नाम आ चुका है। नया नाम एक्ट्रेस दिया मिर्जा का है। श्रद्धा कपूर की ड्रग चैट सबने देखी है। नम्रता शिरोडकर की चैट सबने देखी है। सारा अली खान का नाम रिया ने लिया। रकुल प्रीत सिंह का नाम रिया ने लिया। सिमोन खंबाटा का नाम रिया ने लिया। खुद रिया चक्रवर्ती 14 दिन से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, बड़ा सिंडिकेट सामने आ रहा है। नए नए नाम सामने आ रहे हैं। नए नए राज खुल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये मुंबई में दीपिका पादुकोण की पार्टी की तस्वीरें हैं। 2017 में ये पार्टी हुई थी। इसमें बड़े बड़े सितारे आए थे। कुछ के चेहरे दिख रहे हैं। इसमें दीपिका पादुकोण थी। ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसका जवाब दीपिका की उसी ड्रग चैट में है जिसमें मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ उनकी बातचीत है और जिसमें वो हैश नाम का ड्रग मांग रही हैं। ये चैट 28 अक्टूबर 2017 को हुई थी। इसी रात कोको रेस्तरां में ये पार्टी हुई थी। दीपिका की ड्रग चैट में कोको का जिक्र भी था। पूरी चैट आप एक बार फिर ध्यान से देखिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है।
हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुंचना है। आपने देखा कि इस चैट में कोको का जिक्र हुआ। उसी दिन कोको में दीपिका की पार्टी हुई। चैट के मुताबिक दीपिका हैश मांग रही थी, तो क्या ये पार्टी दीपिका की ड्रग्स पार्टी थी? इन सवालों के जवाब दीपिका को देने चाहिए, लेकिन दीपिका की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। दीपिका के बाद अब दूसरे नाम आ रहे हैं। एक और चौंकाने वाला नाम दिया मिर्जा का है। दिया मिर्जा भी एनसीबी के रडार में आ गई हैं। दिया का नाम कैसे आया, इस पर एनसीबी के अंदर से पता चला कि 2 ड्रग्स पेडलर्स अनुज केसवानी और अंकुश से पूछताछ में दिया के नाम का खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि दिया मिर्जा की मैनेजर उन तक ड्रग्स पहुंचाती थी। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि पिछले साल दिया मिर्जा के लिए खरीदी गई ड्रग्स की पुख्ता जानकारी और सबूत भी एनसीबी के हाथ लगे हैं, लेकिन दिया मिर्जा ने इन बातों को बेबुनियाद बताया है। मैं इस खबर को सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि ये गलत, निराधार और गलत इरादों के साथ किया जा रहा है। इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है। ये मेरे करियर को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी न तो ड्रग्स खरीदी है और न ही इसका सेवन किया है। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। मेरे साथ खड़े लोगों का धन्यवाद। जैसे ही दिया का नाम सामने आया, उन्होंने ट्विटर पर अपनी सफाई दी। दिया ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, लेकिन एनसीबी के रडार पर वो आ चुकी हैं। उनकी मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद दिया का भी नंबर आएगा। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। बड़े सितारे हैं ये। अगर कोई आम इंसान ऐसा करता तो उसे कानून के हाथों से कोई बचा नहीं सकता था। देखना है आगे क्या होगा। बहरहाल आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर बॉलीवुड की इस ड्रग्स लीला का आयोजक कौन है। इस सवाल का जवाब दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट में ही छिपा है। दरअसल दीपिका पादुकोण जिस जया साहा से ड्रग्स की डीलिंग कर रही हैं, वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की टैलेंट मैनेजर है, जिसका नाम क्वान है। पिछले 2 दिनों से नारकोटिक्स ब्यूरो जया साहा से पूछताछ कर रही है। अब इस कंपनी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन इससे एक बात का शक होता है, वो ये कि क्या बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां बॉलीवुड के ड्रग एडिक्ट सेलिब्रिटीज का ड्रग्स मैनेजमेंट भी संभालती हैं। क्योंकि सूत्रों के अनुसार एनसीबी की पूछताछ में जया साहा ने सिर्फ दीपिका पादुकोण को ही नहीं, बल्कि कई और बॉलीवुड अभिनेत्रियों को ड्रग सप्लाई करने की बात मानी है। इसीलिए अब हमारी अगली रिपोर्ट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के ड्रग्स मैनेजमेंट वाले टैलेंट को उजागर करेगी। डी यानी दीपिका पादुकोण, एन यानी नम्रता शिरोडकर, एस यानी श्रद्धा कपूर, यानी बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली के वो किरदार जो एनसीबी की रडार पर है, और इन सबको माल सप्लाई करने का मैनेजमेंट संभालती है क्वान। जया साहा के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्वान कंपनी, जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी? क्वान कहने को तो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उन्हें देखकर शक होता है कि इसका असली काम कहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग्स मैनेज करना तो नहीं था। एनसीबी को ऐसी कई चैट्स मिली हैं जो क्वान के इस टैलेंट को जग जाहिर करती हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज, अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। अब क्वान कंपनी के ड्रग मैनेजमेंट को समझिए। दीपिका पादुकोण अपनी जिस मैनेजर करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स मंगवा रही हैं, वो क्वान कंपनी के लिए ही काम करती है। करिश्मा का जया साहा से भी कनेक्शन है, जो क्वान कंपनी की टैलेंट मैनेजर।
जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की भी टैलेंट मैनेजर थी। जया साहा की श्रद्धा कपूर के साथ भी ड्रग्स चैट एनसीबी को मिली। जया साहा ही पूर्व अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर को भी ड्रग्स सप्लाई करती थी। रिया चक्रवर्ती ने भी एनसीबी की पूछताछ में जया साहा का नाम लिया था। ये तो वो नाम हैं जिनके जया साहा के साथ कनेक्शन के बारे में एनसीबी को पता चला है, लेकिन एनसीबी सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई की किंग पिन क्वान की टैलेंट मैनेजर जया साहा को ही माना जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है, उसमें जया साहा एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आई हैं। शायद यही वजह है कि दूसरे दिन भी लगातार जया शाह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। जया शाह का श्रद्धा कपूर के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आया है, जबकि नम्रता शिरोडकर को भी लेकर व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही है। ऐसे में जया शाह से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है, जिसमें जया शाह बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। जया के मोबाइल से मिले डेटा से ये पता चला है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जब भी ड्रग्स चाहिए होते थे तो वो जया को ऑर्डर करते थे, और इसके चैट वाले सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जया कहती हैं, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद जया कहती हैं, आज मैं CBD ऑयल जिनके हाथ भेज रही हूँ। इस पर श्रद्धा कपूर कहती हैं, हाय थैंक यू। जया स्माइल में जवाब देती है। इसके बाद श्रद्धा कहती है, सुनो मैं फिर से SLB से मिलना चाहती हूँ। श्रद्धा कपूर और क्वान की टैलेंट मैनेजर जया साहा की इस चैट से ऐसा लगता है जैसे जया साहा टैलेंट मैनेजर नहीं, कोई ड्रग्स मैनेजर हो, जिसका काम ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ड्रग्स डिमांड को पूरा करना हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा MD दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। क्वान की टैलेंट मैनेजर जया साहा की क्लाइंट नंबर 3, जिसका पता एनसीबी को लगा है, वो है पूर्व मिस इंडिया और 90 के दशक की हिट हीरोइन नम्रता शिरोडकर। चैट में जया ने नम्रता के लिए N लिखा है। क्वान की टैलेंट मैनेजर जया और नम्रता की चैट से अंदाजा लगाइए कि जया साहा के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग्स मैनेज करना कितना आसान काम था। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा MD दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। क्वान की टैलेंट मैनेजर को ड्रग मैनेजमेंट में कितना अनुभव है, इसका पता रिया चक्रवर्ती के साथ उसकी चैट से भी चलता है, जिसमें वो रिया को बता रही हैं कि सुशांत को ड्रग्स कब और कैसे देनी है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। अब तक जितनी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम ड्रग्स रैकेट में सामने आए हैं, उन सब की कॉमन मैनेजर हैं जया साहा। लेकिन एनसीबी सूत्रों की माने तो जया साहा ने अभी जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नामों का खुलासा किया है, वो तो सिर्फ शुरुआत भर है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, वो तो सामने आ चुका है। लेकिन ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके ड्रग्स को लेकर चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है, और वो सभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। लेकिन सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा से पूछताछ करना चाहती है। उसके बाद आने वाले दिनों में दूसरे सितारों का नंबर आएगा। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। अब आप समझ गए होंगे कि बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के बिजनेस में जया साहा कितनी बड़ी प्लेयर है। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और क्वान कंपनी भी शक के घेरे में आएगी
बल्कि आ चुकी है। एनसीबी ने आज जया साहा के साथ साथ क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी लंबी पूछताछ की और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की कुंडली भी एनसीबी के सामने खुलती जा रही है और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब क्वान कंपनी वो कड़ी बन चुकी है जिसे पकड़कर एनसीबी के हाथ बॉलीवुड की पूरी ड्रग चेन की गर्दन तक पहुंच सकते हैं। एनसीबी के सूत्र भी कबूल करते हैं कि अभी तक जिन सेलिब्रिटीज की ड्रग्स चैट सामने आई है, वो बॉलीवुड में ड्रग्स वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सिर्फ एक छोटी सी झलक भर है। जिनके इशारों पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उठती हैं, बैठती हैं, बोलती हैं और मुस्कुराती हैं, वो होती है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां। यानी किसी कलाकार के टैलेंट को कब कहां इस्तेमाल करके उसकी पब्लिसिटी करनी है, ये होता है टैलेंट कंपनियों का काम। लेकिन क्या क्वान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ड्रग्स पार्टीज भी मैनेज करती थी? यही जानने के लिए एनसीबी अब क्वान की टैलेंट मैनेजर जया साहा के साथ साथ क्वान के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ कर रही है। वो तमाम चैट जया साहा के सामने दिखाए गए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछा कि क्या ये व्हाट्सएप चैट आपने ही किए थे। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ये तमाम चीजें स्वीकार की। इसके अलावा क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अलग से पूछताछ की। बाद में ध्रुव का जया से आमना सामना कराया गया। कल भी जया साहा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सम्मन किया है और 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। अब एक बात तो साफ है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ड्रग्स मैनेजमेंट भी संभालती थी। लेकिन अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी जानना चाहती है। जैसे कि और कौन कौन से बॉलीवुड कलाकार हैं जिन्हें क्वान के टैलेंट मैनेजर ड्रग्स सप्लाई करते थे? क्या जया साहा और करिश्मा की तरह कंपनी के सारे टैलेंट मैनेजर ड्रग्स सप्लाई में शामिल हैं? क्या कंपनी के टैलेंट मैनेजर अपने सभी क्लाइंट्स को ड्रग्स सप्लाई का ऑफर देते थे? क्या टैलेंट मैनेजमेंट के साथ क्वान बॉलीवुड स्टार्स की ड्रग्स पार्टीज भी मैनेज करती थी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्वान के टैलेंट मैनेजर्स के पास बॉलीवुड में सप्लाई करने के लिए ड्रग्स आ कहां से रही थी? जया साहा से एनसीबी ने पूछा कि अब तक आपने बॉलीवुड की कितनी हस्तियों को ड्रग्स मुहैया कराया है? ड्रग्स आखिर कहां से आता था? क्या क्वान कंपनी के और लोग भी इस ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल है? ये तमाम सवाल जया से 2 दिन तक लगातार पूछे गए हैं। क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से पूछताछ हुई है और कल क्वान कंपनी के ही एक बड़े एसोसिएट बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। उसके बाद जया शाह, ध्रुव, मधु मंटीना वर्मा, इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्वान बॉलीवुड की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की शुरुआत करीब 11 साल पहले हुई थी। टैलेंट मैनेजमेंट, स्पॉन्सरशिप, लाइव इवेंट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिजिटल कंटेंट मैनेज करना इस कंपनी का मुख्य काम है, जिसके लिए कंपनी में 200 से ज्यादा टैलेंट मैनेजर्स की पूरी टीम है। बताया जाता है कि 40 से ज्यादा बॉलीवुड सितारे इस कंपनी के क्लाइंट हैं, जिनमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स भी शामिल हैं। लेकिन अब उसकी टैलेंट मैनेजर जया साहा का नाम सामने आया है। उसके बाद क्वान पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। यहाँ पर जो कॉमर्स सेंटर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो इमारत है जहाँ पर कि दूसरे मंजिले पर क्वान टैलेंट सेंटर जो कंपनी है उसका दफ्तर है। पिछले 5 महीनों से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों से ये कंपनी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई नहीं आता, सिर्फ कुछ पियोन आते हैं, वो साफ सफाई करते हैं 15 दिन पे, फिर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त इनके जो कई सारे जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल एनसीबी की रडार पे हैं। यहाँ पर जो लेकिन दफ्तर है वो सूना पड़ा हुआ है। जिस तरह से अब सुशांत की मौत का केस बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल तक जा पहुंचा है, उससे अब आगे कई और बड़े खुलासे होना तो तय है, क्योंकि ए लिस्टेड कलाकारों का नाम आने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां बॉलीवुड कलाकारों की ड्रग्स वाली डिमांड का भी मैनेजमेंट संभाल रही हैं। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स सप्लाई करने का टैलेंट रखने वाली
क्वान की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है और अब इस मामले में फिल्म निर्माता मधु मंटेना भी फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो क्वान के सह संस्थापक भी हैं और अब एनसीबी ने उन्हें भी बुधवार को पूछताछ के लिए बुला लिया है। वैसे दीपिका पादुकोण की तरह मधु मंटेना भी बॉलीवुड के ए ग्रेड सेलिब्रिटी हैं, जिनका नाम ड्रग्स केस में सामने आया है। मधु मंटेना फैंटम फिल्म्स के को फाउंडर हैं, जिसने लुटेरा, हंसी तो फंसी, बॉम्बे वेलवेट और क्वीन जैसी कामयाब फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर उड़ता पंजाब, रमन राघव 2.0, सुपर 30, हाईजैक, मनमर्जियां, शानदार और हंटर जैसी हिट फिल्में मधु मंटेना ने बनाई हैं। साल 2008 में मधु मंटेना आमिर खान की सुपरहिट फिल्म गजनी का प्रोडक्शन कर चुके हैं। वो क्वान कंपनी में हिंदी, तेलुगु और बांग्ला फिल्मों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी संभालते हैं। ऐसे में जब क्वान का नाम ड्रग सप्लाई करने में सामने आया है तो मधु मंटेना की भूमिका भी शक के घेरे में है और अब उन्हें एनसीबी के सवालों के जवाब देने होंगे। अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के रिया कनेक्शन की पड़ताल ही कर रही थी, लेकिन अब दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस का नाम इस ड्रग नेटवर्क से जुड़ने से खलबली मच गई है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ड्रग्स चैट के सामने आना ही पुख्ता सबूत है और क्या इन ड्रग्स चैट से ही शिकंजा कसा जा सकता है? चैट की कानूनी मान्यता क्या है? जानकारों के अनुसार एनसीबी को अभी कई सवाल के जवाब तलाशने हैं। पूरे चेन को जोड़ना होगा, तब जाकर दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री पर शिकंजा कसा जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास दीपिका पादुकोण का वो व्हाट्सएप चैट है जो उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। इस चैट में दीपिका हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हैश यानी हशीश, वीड यानी गांजा। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत हैश और वीड नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साल 2017 के दीपिका पादुकोण के इस चैट का खुलासा तब हुआ जब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह से कड़ाई से पूछताछ की। अब एनसीबी कभी भी दीपिका को पूछताछ के लिए समन कर सकती है। उनसे इस चैट के बारे में सवाल जवाब हो सकते हैं। अगर इस केस में कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी अथराइज चैनल से, तो उन सब चीजों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दीपिका के इस चैट से क्या साबित होता है और दीपिका पर आरोप क्या बनते हैं। सबसे पहले उनकी चैट की भाषा पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। इस चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कस सकती है। उन पर सेक्शन 8C यानी प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना, सेक्शन 20B2 ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाया जाना, सेक्शन 27A प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना जैसे आरोप लगाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये आरोप दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। ये व्हाट्सएप चैट दीपिका की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी, लेकिन इसके लिए एनसीबी को अभी कई कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। कई सवालों के जवाब तलाशने होंगे। मसलन दीपिका और करिश्मा के बीच बातचीत में ये साफ नहीं है कि हैश और वीड का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था। दीपिका ड्रग्स खुद के लिए मांग रही थी या किसी और के लिए? अगर दीपिका ड्रग्स खरीद रही थी तो पैसे का ट्रांजैक्शन साबित करना होगा, यानी लेन देन। ड्रग्स की मांग करते, ड्रग्स की सप्लाई होते और इसके बदले में पैसे देने की पूरी चेन को स्थापित करना होगा। दीपिका ड्रग्स किससे मांग रही थी? क्या वो पेडलरों के सीधे संपर्क में थी? इस चेन को भी साबित करना होगा। इस चैट में ड्रग्स की मात्रा का जिक्र नहीं है, यानी ड्रग्स लिया गया तो कितना। और सबसे आखिर में कि अगर दीपिका अपने लिए ड्रग्स मांग रही थी तो क्या वो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट भी कर रही थी? ट्रांसपोर्ट का मतलब ये कि क्या वो किसी और व्यक्ति तक ड्रग्स पहुंचा रही थी? एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से
केस अपना प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन के अंदर, जैसे प्रेस के नाम को पढ़ने को मिल रहा है कि एक कॉन्वर्जेशन ये है कि कौन सा ड्रग अवेलेबल है, ये ड्रग भिजवाओ, कौन लाने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है, उन लोगों के नाम की बुनियाद के ऊपर ये एविडेंस को रिलाई किया जा रहा है। जब तक एक्चुअल डिलीवरी का एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आता तो ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन इज यूजलेस फॉर एनसीबी। यू मे मेक इट एडमिसिबल इन लॉ अंडर 65B। आप अपना जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर डालोगे 65B का, उसको एडमिसिबल बना दोगे, प्राइमरी सोर्स का ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दोगे आप, लेकिन जब तक डिलीवरी की एविडेंस आपके हाथ में नहीं होती, एनसीबी कैन नॉट डू एनीथिंग। जानकारों के मुताबिक दीपिका पादुकोण की इस चैट में कई बातें साफ नहीं है। मसलन वो ड्रग्स किसके लिए मांग रही थी और क्या उन्हें ड्रग्स मिला, अगर मिला तो कितना मिला, क्या ड्रग्स के बदले पैसे दिए गए, ये सब साबित करना होगा। कंजम्पशन के चार्ज के आगे वो ज्यादा कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप चैट के अंदर किसी किस्म की क्वांटिटी का जिक्र है नहीं। ये पता नहीं है कि कमर्शियल क्वांटिटी है, ये क्या है। जब एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर चीज मंगा रहा है तो जाहिर है कंजम्पशन के लिए मंगाया होगा, और उस बुनियाद के ऊपर एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा। अब ये भी हो सकता है कि स्टेटमेंट जब ये रिकॉर्ड करने के लिए बुलाएं आदमी को, तो हो सकता है उनका ब्रेथ टेस्ट ले, उनका हेयर टेस्ट ले, ब्लड टेस्ट ले, यूरिन टेस्ट ले। लेकिन आज 2017 के बाद में, 3 साल गुजरने के बाद में, मुझे नहीं लगता है कि या तो ब्रेथ टेस्ट या यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट या हेयर फॉलिकल टेस्ट के अंदर भी एनसीबी को किसी किस्म की एविडेंस मिलेगी कि भाई 2017 के अंदर आदमी जो है वो कंजम्पशन किया होगा। यहाँ रिया शोविक और करिश्मा दीपिका की चैट का अंतर भी समझ लीजिए। दरअसल रिया और शोविक का ड्रग कनेक्शन और पेडलरों से चेन जुड़ गई थी। रिया के क्रेडिट कार्ड से पेडलरों को पैसों का भुगतान हुआ था, लेकिन दीपिका के मामले में ये साबित होना बाकी है। हालांकि व्हाट्सएप चैट दीपिका की मुश्किलें बढ़ा देने के लिए काफी है। कम से कम उनसे पूछताछ तो होगी ही। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अगली खबर पर जाने से पहले जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर एनसीबी क्या कार्रवाई कर सकती है। 6 एक्ट्रेस जो एनसीबी के रेडार पर हैं, उनमें दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछताछ कर सकती है, श्रद्धा कपूर से एनसीबी पूछताछ करने वाली है। वहीं दिया मिर्जा पर फैसले को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं है, जबकि एनसीबी सारा अली खान से पूछताछ करने जा रही है। अभिनेत्री नर्मदा शिरोडकर से पूछताछ होगी या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। वहीं रकुलप्रीत सिंह पर जल्द ही समन जारी हो सकता है। बहरहाल अब एक दूसरी बड़ी खबर आपको देते हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रही है हमारे सामने। लद्दाख में भारत चीन की तनातनी को लेकर सोमवार को भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच लंबी बातचीत हुई। बेहद लंबी इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरहद पर और सेनाएं न भेजने पर सहमति बने। अभी तक यह हो रहा था कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को एक बराबर वहां पर मेंटेन कर रहे थे और इसीलिए सैनिकों की संख्या वहां बढ़ती जा रही थी। अब भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 6 राउंड की बात हो चुकी है। 6ठे राउंड में विदेश मंत्रालयों के अफसर भी शामिल थे। इसमें यह फैसला हुआ कि दोनों देश जमीन पर संवाद को और बढ़ाएंगे और हालात बिगड़ने वाले कदम नहीं उठाएंगे। इस बैठक में जल्दी कोर कमांडर्स की 7वें राउंड की बैठक करने का भी फैसला हुआ है। लेकिन इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शांति की बात दोहराई। शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग किसी युद्ध का इरादा नहीं रखता है। देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संवाद के माध्यम से इसे हल करना चाहिए। चीन विकासशील देश है जो शांतिपूर्ण, खुले मन से हालात सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बातचीत और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को दूर करने, दूसरों के साथ विवादों को हल करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे, ये शी जिनपिंग ने कहा है। हालांकि चीन धोखा देने में माहिर है, उसकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। इसीलिए भारत हमेशा उतनी तैनाती अपनी बनाए रखेगा जितनी चीन एलएसी के उस पार रखेगा। बहरहाल अब उस गांधीगिरी की बात करते हैं जो आज राजनीति की दुनिया में ट्रेंड कर रही है। रविवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सामने राज्यसभा की मर्यादा टूटी थी, लेकिन आज सुबह सुबह वो धरना दे रहे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंच गए। एक तरह की गांधीगिरी थी। उपसभापति हरिवंश जी की गांधीगिरी के जरिए सरकार ने विपक्ष पर वार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उनकी विनम्रता और लोकतंत्र में आस्था बताया।
लेकिन विपक्ष को राजनीति का ये स्टाइल रास नहीं आया। उपसभापति हरिवंश जी की चाय विपक्ष ने रिजेक्ट कर दी, धरना भी खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही ये ऐलान भी किया कि वो राज्यसभा का पूरे सत्र के लिए बॉयकॉट कर रहा है। विपक्ष की मांग है 8 सांसदों के निलंबन को रद्द किया जाए। राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों के रात भर धरने पर रहने के बाद ये उपसभापति हरिवंश की चाय वाली गांधीगिरी ही थी। लेकिन चाय लेकर आए हरिवंश के साथ सांसदों की इस चर्चा से भी संसद का तूफान शांत नहीं हुआ। क्योंकि बात वहीं अटकी रही कि सही कौन और गलत कौन। रविवार को संसद की मर्यादा टूटी, लेकिन जिम्मेदार कौन? इस पर न निलंबित सांसद झुके न उपसभापति। सांसदों ने हरिवंश की लाई चाय पी भी नहीं, तो उधर हरिवंश ने गांधीगिरी के तर्कश का एक और तीर निकाला। हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और 1 दिन के उपवास का ऐलान कर दिया। हरिवंश ने लिखा, 20 सितंबर को राज्यसभा में जो हुआ उससे गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना में हूँ। सदन के माननीय सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। हृदय और मानस को बेचैन करने वाले लोकतंत्र के चीर हरण का दृश्य पूरी रात मेरे मस्तिष्क पर छाया रहा, सो नहीं सका। हरिवंश की चाय और उपवास वाले दांव पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनम्रता और लोकतंत्र में आस्था वाला मुलम्मा चढ़ा दिया। लेकिन विपक्ष के मन में तो सांसदों के निलंबन के बहाने किसानों के मुद्दे पर राजनीति का लंबा प्लान तैयार हो चुका है। 8 निलंबित सांसदों का धरना तो समाप्त हो चुका है, लेकिन लगभग समूचे विपक्ष ने राज्यसभा का पूरे सत्र के लिए बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, बल्कि उच्च सदन के निलंबित सांसदों के नाम पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ और कम से कम मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। राज्यसभा लोकसभा से जुड़ा भाई है सर। अगर राज्यसभा में किसी तकलीफ होगी तो हमें भी होगा, हम माने चाहे ना माने। हमारी मुद्दा ये था कि जो कृषि जो बिल है ये वापस लिया करें, यही हमारा मुद्दा था और कुछ नहीं। सरकार के सामने विपक्ष की ओर से 4 मांगे रख दी गई हैं। पहली मांग तो यही है कि बिना शर्त राज्यसभा के 8 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। बाकी 3 मांगे किसानों के बिल से जुड़ी हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिल में ही ये प्रावधान हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज खरीदने की इजाजत नहीं होगी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो। एफसीआई और राज्य की एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करें। देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है, पर सत्ता के नशे में मदमस्त मोदी सरकार उनकी रोटी छीन खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी है। अब मोदी सरकार का नया मूल मंत्र है, वो है किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ। खेत मजदूरों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण। वैसे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पहले ही भरोसा दे रही है कि ये व्यवस्थाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन संसद से लेकर सड़क की लड़ाई में जुटे विपक्ष को सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। उधर किसानों की फसल की बिक्री और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दोनों बिलों के संसद से पास होने के इस हंगामे के बीच सरकार ने किसानों से जुड़े तीसरे बिल पर भी मंगलवार को संसद की मुहर लगवा दी। आपात परिस्थितियों को छोड़कर अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू के मनचाहे भंडारण की छूट देने वाले बिल को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। तीनों बिलों को मिलाकर सरकार कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार का दावा कर रही है, तो विपक्ष सड़कों पर उतरने लगा है। मंगलवार को एक और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो उधर बंगाल में टीएमसी ने सड़क पर संग्राम किया। संसद की गर्मी जब सड़कों पर आ जाती है तो मानो विरोध प्रदर्शन में बदल जाती है। एक और जहां ताली और थाली लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो वहीं ये भी साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई संसद नहीं सड़कों पर
पर लड़ी जाएगी। Trinamool Congress Women's Wing, then we have the Youth Wing, then we have all our different wings in the parties. The next 2 days, every town, every village, we have to take and spread this message of how the Indian farmer is being cheated. किसानों के नाम पर विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका नजर आ रहा है, लेकिन इस पर सरकार भी बैकफुट पर नहीं है। कोलकाता से मनोज्ञा और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आनंद पटेल, आज तक। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।